India में most common is breast cancer in females and second is the cervical cancer. Females are that part of the society वो part है जो कि सबसे ज़्यादा इग्नोर हो रहे हैं. कैंसर 5 साल के बच्चे को भी हो रहा है, 14 साल की लड़कियों को भी हो रहा है, 30 साल को भी हो रहा है, 60 को भी हो रहा है, 90 को भी. सर्वाइकल कैंसर जिसमें कि इंडिया अभी आई थिंक ऑल ओवर एशिया में फर्स्ट सेकेंड नंबर पे चल रहा है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडविकी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशा कुमारी जो कि हैं एक गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर आशा आपसे कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशा, मैं गायनोकोलॉजिस्ट और महिला कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ. महिलाओं में होने वाले कैंसर का जो स्पेशलिस्ट होता है दे आर कॉल्ड गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट. And now I am practicing in Patna, Magad Cancer Center as well as Jayachandra Nursing Home, Patna. तो ये जब मैंने आपका डेजिग्नेशन, आपका जो प्रोफेशन मुझे पता लगा गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट, तो मैं काफी डिफरेंट मुझे फील हुआ रादर देन जस्ट knowing about gynae, pediatrician, a simple one. So I really want to know that what inspired you to enter into this field कि gynecologist में भी you specially entered into the oncology department. ये हमारे सोसाइटी में ये अभी बहुत न्यू ब्रांच है, इमर्जिंग ब्रांच है गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट. महिलाओं में कैंसर के लिए अलग सा ब्रांच बना है. मैंने पहले अपना एमबीबीएस करने के बाद एमएस ओबीजी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ का मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया. उसके बाद मैं महावीर कैंसर संस्थान पटना में एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है कैंसर का, वहाँ पे मैंने काम किया. एंड देयर दैट इज द मेन रीजन जो कि मुझे ड्राइव किया कि मैं महिलाओं में होने वाले कैंसर्स के लिए कुछ काम करूँ, उसमें एक्सपर्टीज करूँ, उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन करूँ. क्योंकि व्हाट आई एम सीइंग कि फीमेल्स आर दैट पार्ट ऑफ द सोसाइटी वो पार्ट है जो कि सबसे ज्यादा इग्नोर हो रहे हैं. वो खुद भी अपना प्रॉब्लम जानते हुए भी फ्रंट नहीं आके ट्रीटमेंट लेते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, या मे बी फैमिली ध्यान नहीं देती है या खुद भी अपना ध्यान नहीं देते हैं. सो आई थॉट कि अगर मैं इस ब्रांच में एंटर करती हूँ और लोगों को अवेयर करती हूँ तो आई थिंक मेरा डॉक्टर बनने का जो मेन चीज होगा वो फुलफिल हो जाएगा. तो जैसे कि आपने एक फीमेल्स का ऐसे पार्ट टच किया कि वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टिव रहती हैं या आगे बढ़कर नहीं आ पाती हैं। तो जैसे अब आप इस डिपार्टमेंट में रहती हैं, तो किस एज ग्रुप में यूजुअली आप देखती हैं कि फीमेल्स में कैंसर की अगर हम बात करें, तो किस एज ग्रुप से लेकर वो शुरू हो जाता है, लाइक एडोलेसेंस, या कब आपको ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं? या प्रीवियसली ऐसा होता था कि कैंसर हम लोग बोलते थे कि ओल्ड एज में होता था, बट हुँ। आज के सिनेरियो में, इन प्रेजेंट सिनेरियो, अब ऐसा नहीं है. कैंसर 5 साल के बच्चे को भी हो रहा है, 14 साल की लड़कियों को भी हो रहा है, 30 साल को भी हो रहा है, 60 को भी हो रहा है, 90 को भी हो रहा है. सो अब ये एज वाला बैरियर अब खत्म हो चुका है. सो एवरीबडी इज प्रोन फॉर गेटिंग कैंसर, किसी को भी हो सकता है. लेकिन ठीक है, बच्चों में अगर होता है तो उसका जो साइन सिम्टम्स आता है तो बच्चे के लिए माँ बाप एकदम बहुत प्रो होते हैं, वो डॉक्टर के पास आ जाते हैं. पर व्हाट आई सी राइट। कि जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में होता है, जब उनका बच्चा 8 साल, 5 साल, 6 साल का होता है, उस टाइम में वो अपने चीज को हमेशा ठीक है बाद में दिखाते हैं, ऐसा करके वो डिले करते हैं. इसलिए जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में उनके लिए स्क्रीनिंग आता है. कुछ हो ना हो, ओके। आपको प्रॉब्लम है नहीं है, दोज हु आर हेल्दी ऑल्सो, उनको भी हुँ। स्क्रीनिंग कराना चाहिए. स्क्रीनिंग होता ही है हेल्दी पॉपुलेशन के लिए. तो फीमेल्स में जितने भी टाइप के कैंसर है, सारे कैंसर के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम तो नहीं है, पर दे आर सम कैंसर जिसके लिए हमारे पास स्क्रीनिंग प्रोग्राम एंड वैक्सीनेशन दोनों अवेलेबल है. आप कुछ एक थोड़े से नेम कर पाएँगी, लाइक कौन-कौन या से कैंसर्स जैसे अभी प्रेवलेंट महिलाओं हैं? में, यस, महिलाओं में होने वाले मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर. अब ब्रेस्ट हाँ, कैंसर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग डॉक्टर भी कर सकता है, आप सेल्फ भी स्क्रीनिंग कर खुद सकते भी हैं. कर सकते हैं। पीरियड्स के बाद फिंगर से, दिस पार्ट ऑफ फिंगर से आप ब्रेस्ट पे दोनों साइड पैल्पेट करके उसको देखना होता है कहीं कोई गिल्टी तो नहीं, कहीं कोई मास तो नहीं फील हो रहा है. दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. हुँ। अगर इससे भी नहीं है, ठीक है, आप बहुत नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है, इलिटरेट है, गांव के हैं, मैडम नहीं समझ आता, चलेगा. आप ये कर सकते हैं, आप साल में एक बार, अगर आपका उम्र 40 से कम है तो आप एक अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का करा लीजिए. और अगर 40 से आप ऊपर है,
40 से कम है तो अल्ट्रासाउंड, और 40 साल से अगर आप ऊपर है तो मैमोग्राफी आता है, मैमोग्राफी करा लेना है। इससे भी हम लोग ब्रेस्ट में स्क्रीनिंग कर सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइकल कैंसर, जिसमें कि इंडिया भी आई थिंक ऑल ओवर एशिया में फर्स्ट सेकेंड नंबर पे चल रहा है, बिकॉज हमारे यहाँ केसेस बहुत हैं एंड वी गेट द केसेस इन द थर्ड एंड फोर्थ स्टेज। कैंसर का टोटल 4 स्टेज होता है, और हमारे यहाँ तीसरे और चौथे स्टेज में हमें पेशेंट मिलता है, फर्स्ट और सेकेंड बहुत कम मिलता है सर्वाइकल कैंसर में। एंड वी आर लकी दैट वी हैव अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर, एंड दैट इज पैप स्मीयर, दैट इज सो चीप ऑल्सो, बहुत सस्ता है। अगर गवर्नमेंट में भी अवेलेबल है 300-400 में हो जाएगा, और प्राइवेट में भी आई थिंक ये 1000 रुपीज के आसपास हो जाएगा। और ये हर मंथ या हर साल नहीं कराना है, एक बार अगर पैप स्मीयर विच इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, तो अगर ये एक बार नेगेटिव आ जाता है तो हर 3-3 साल में ये टेस्ट कराना होता है। तो ये कोई भी बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बट कोई भी इसको इसलिए नहीं कराता है, एक तो लोग जानते नहीं है व्हाट इज पैप स्मीयर। अगर जानते हैं तो उनको इसका बेनिफिट नहीं पता है, दे थिंक कि अगर कोई दिक्कत होगा तो कराएंगे। तो अगेन इट इज रॉन्ग। स्क्रीनिंग तब कराना है जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीनिंग इसलिए किया जाता है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम अगर आए तो हम उसको इनिशियली अर्ली फेज में पता कर लें। अर्ली स्टेज में, तो दीज आर द ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, ऐसे 2 कैंसर है जिनको स्क्रीनिंग से हम रोक भी सकते हैं, और इनिशियल एकदम कैंसर से होने वाले पहले फेज में इनको हम पकड़ सकते हैं। तो डॉक्टर, ये जो आपने टेस्ट बताया, मैमोग्राफी या पैप स्मीयर या अल्ट्रासाउंड, ये सब सेफ टेस्ट में आते हैं? लाइक यूजुअली जब हम एक्सरे दीज ऑल आर सेफ टेस्ट। इसमें ना ही पेन है और ना ही पेशेंट का बहुत क्या बोलते हैं, मनी भी ज्यादा नहीं लगता है। पैप स्मीयर बहुत सस्ता है। अब कोई भी इन जितना मैंने नाम लिया इसमें से कोई भी पेनफुल टेस्ट नहीं। These all are पेन like basic tests, and these are available in government hospital as well as private hospital too. सो पेन के अलावा एक जो मेरा दूसरा कंसर्न था वो ये था कि जब हम लिस्ट ऑफ टेस्ट देखते हैं तो हम सोचते हैं कि जो रेज वाले टेस्ट है, लाइक या कोई ऐसे जिसमें हमें कोई बाहर से कोई भी सोल्यूशन बॉडी में डाला जाता है, वो हम कराने से बचते हैं। तो ये वाले टेस्ट जो हैं ये ऐसे कोई कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं छोड़ते हैं बॉडी पर? नहीं, मैंने जो भी टेस्ट बोला है, अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी, ये सारे मशीन से होते हैं। मैमोग्राफी में एक्सरे का एक्सपोजर होता है, बट दैट अमाउंट ऑफ एक्सरे इज सेफ फॉर द बॉडी। ये बहुत रिसर्च करके कितना सेफ है वही अमाउंट बॉडी में डिलीवर किया जाता है बाहर से। जैसे आप एक्सरे कराते हैं, एक्सरे का ही मॉडिफाइड वर्जन है, दैट इज मैमोग्राफी, जो ब्रेस्ट के लिए होता है। ना थर्ड इज पैप स्मीयर। पैप स्मीयर में हम लोग क्या करते हैं, यूट्रस का जो मुंह होता है, जिसको हम लोग बच्चेदानी का मुंह सर्विक्स बोलते हैं, वहां का जो भी सिक्रेशन होता है वहां को उसको हम लोग लेके उसका स्मीयर बना के उसको जांच के लिए भेजते हैं, क्योंकि वो लिक्विड में ही वहां का सेल्स होता है, वो दिखता है कि अब नॉर्मल सेल है कि नॉर्मल, उसमें कुछ भी बाहर से हम लोग कुछ नहीं डालते। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने जो लिस्ट ऑफ कैंसर्स बताया, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, तो मोस्ट कॉमन या मोस्ट प्रेवलेंट कौन से कैंसर के केसेस हैं इंडिया में स्पेसिफिकली? इंडिया में मोस्ट कॉमन इज ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल एंड सेकेंड इज द सर्वाइकल कैंसर। एंड यू कैन सी दैट आई थिंक बहुत कॉमनली अपन सोसाइटी में सुनते हैं कि इसको ब्रेस्ट कैंसर है, इसको सर्वाइकल कैंसर है, और ये पहले बहुत कम प्रिवेलेंस और इंसिडेंस इसका कम था, एंड नाउ इट्स लाइक एवरी तीसरा चौथा जो फीमेल है उसको आइदर ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर निकल रहा है। उसके मल्टीपल कारण हैं। ब्रेस्ट कैंसर के अलग रिस्क फैक्टर है, सर्वाइकल कैंसर के अलग रिस्क फैक्टर्स हैं। तो ये फर्दर सीक्वेंस में नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं आपको डिटेल में इसको बता सकती हूँ। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर है, इसके लिए मैंने सुना है कि एक कोई वैक्सीनेशन आता है। यस, वो कितना सेफ है, किस एज में करवा सकते हैं, या उसके बारे में? ये बहुत बर्निंग क्वेश्चन एंड बर्निंग टॉपिक है आज के सोसाइटी में, इंडिया में स्पेशली, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ के मिनिस्टर ने इनको जो वैक्सीनेशन शेड्यूल में तो अभी इंक्लूड नहीं हुआ है, पर एक CHC एंड PHC लेवल पे, ताकि जो बच्चियां हैं और बच्चे हैं वो इससे वैक्सीनेट हो पाए। HPV वैक्सीन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन। यह एक ऐसा वायरस है जो कि सर्वाइकल कैंसर भी कराता है, हेड एंड नेक कैंसर भी कराता है, एंड वॉट भी कराता है। और ये वैक्सीन
बहुत कारगर है। इट इज़ 95 to 99% प्रोटेक्शन हम लोग को देता है, पहली बात। दूसरी बात, इसको 9 टू इसका एज ग्रुप क्या है, किसको वैक्सीन लेना चाहिए? 9 to 14 ईयर्स सबसे अर्लीस्ट फेज है कि इसमें आप वैक्सीन ले सकते हैं। इवन बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, बिकॉज बॉयज में भी पिनाइल कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, वॉट हो सकता है, एंड द फीमेल्स में उसका एडिशन एक सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। इसलिए 9 to 14 ईयर्स के बच्चे या बच्चियां, गर्ल्स एंड बॉयज, दोनों को ये चीज लेना है। इन केस 14 ईयर का एज क्रॉस हो गया है, बट स्टिल यू हैव एन ऑप्शन, टिल 25 ईयर्स एज भी ले सकते हैं। फिर ऐसा हमारे पास एचपीवी का 3 वैक्सीन है, लेकिन उसमें से केवल एक गार्डासिल 9 वैक्सीन है जो कि टिल 45 ईयर्स एज तक लिया जा सकता है। पर द मैक्सिमम प्रोटेक्शन आपको मिलता है व्हेन यू टेक बिटवीन 9 टू 14 ईयर। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी ये बच्चे सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। दे आर नॉट, इन लोगों को एचपीवी का इन्फेक्शन अभी नहीं हुआ है। इसीलिए अगर ये अभी वैक्सीन ले लेते हैं तो उनको सर्वाइकल कैंसर या अदर कैंसर जो मैंने बोला उसका इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम हो जाता है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन हु इज सीइंग दिस प्रोग्राम कि आप अपने बच्चे को, बॉयज हो या गर्ल्स हो, उनको एचपीवी वैक्सीनेशन दिलवाना है। एक डिटेल मैम मैं और जानना चाहूंगी इसके बारे में कि एचपीवी वैक्सीन जो है ये सिंगल डोज है या डबल डोज में हाँ आता जी, है? यस यस, हाँ ये मैं बोलना तो भूल गई आपको। जैसे अगर 9 to 14 ईयर्स के हैं तो 2 डोज, 1 एट 0 डोज और फिर 6 महीने के बाद। लेकिन अगर 14 ईयर्स का क्रॉस हो गया है, चाहे वो 25 हो या 25 से ऊपर हो, उनके लिए 3 डोज है, 0 मंथ, 2 मंथ एंड 6 मंथ। लेकिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं तो भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसलिए खुद से ये वैक्सीन नहीं लेना है, डॉक्टर के एडवाइस से ही लेना है। तो क्योंकि हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं मैम, अभी आपने बोला था कि काफी अलग अलग रिस्क फैक्टर्स हैं, तो अभी आज हम सर्वाइकल कैंसर पे फोकस करते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? जैसे सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर अगर इंडिया में हम लोग देखें, हमारा जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम पेशेंट जो हम लोगों को मिलता है वो गांव के होते हैं, जिनका कि लाइफस्टाइल बहुत पुअर होता है, हाइजीन बहुत पुअर होता है। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज द हाइजीन। प्राइवेट पार्ट्स को साफ सुथरा रखना, पीरियड्स के टाइम में कपड़ा नहीं यूज करना। इफ दे आर नॉट अफोर्डेबल, कपड़ा भी यूज करना है तो टोटली मैं बोलूंगी नहीं यूज करना है, बट स्टिल इफ दे डोंट हैव ऑप्शन इट शुड बी वेरी क्लीन। हाइजीन इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज मल्टीपल चाइल्ड बर्थ। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बार बार सर्विक्स को डैमेज होता है, दैट इज द रीजन। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अर्ली एज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, स्टार्टिंग ऑफ द अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी अगर अर्ली एज में स्टार्ट होता है, एंड HIV, IV ड्रग यूजर्स, आजकल ड्रग यूज अब्यूज बहुत ज्यादा है। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर एंड दिस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। सो दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स जो कि हम लोग को सर्वाइकल कैंसर के लिए प्रोन बनाता है। सो इसके लिए अगर ये सब रिस्क फैक्टर्स आपकी जिंदगी में है तो भी आपको स्क्रीनिंग के लिए तो जरूर ही जाना है। वैसे भी सभी लोगों को स्क्रीनिंग कराना चाहिए। जब से उनका सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हुआ, दे शुड गो फॉर द स्क्रीनिंग। एवरी 3 इयर्स फॉर या एवरी 3 इयर्स। ओके। और कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है मैम, जैसे अभी ये आप रिकमेंड कर रहे हैं दैट एवरी 3 ईयर रिपीटेडली ये स्क्रीनिंग करानी है, बट अगर कोई नहीं कराता है तो कुछ सर्टेन साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनको फोकस करके अर्ली इनिशिएट हम कर सकते हैं स्क्रीनिंग? या जैसे अगर आप स्क्रीनिंग नहीं करा पाए या नहीं नहीं हुआ, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाए, तो अब साइन एंड सिम्टम्स तब होता है व्हेन जब डिजीज आपको हो गया, बीमारी आपको हो गई। उसमें सबसे पहला सिम्टम्स है इरेगुलर एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना। पीरियड्स मंथ में एक बार आना चाहिए, अब किसी को 2 बार आ रहा है। क्लॉट्स आ रहे हैं, हस्बैंड के साथ रहने पे ब्लीडिंग आ रहा है। मेनोपॉज, पीरियड्स जब बंद हो जाते हैं उसके बाद फिर से ब्लीडिंग आना शुरू हो गया है। पानी का आना, पानी जो निकल रहा है उसमें बैड स्मेल होना। दीज आर द फीचर्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ऐसा कुछ अलग नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि हाँ ये कैंसर का निशान है। ये वही सब चीजें हैं तो नॉर्मली फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है। पर ये है, अगर मान लीजिए किसी को मेनोपॉज है, एज है 52 ईयर्स, उसको 2 साल से पीरियड्स बंद है,
अब 2 साल के बाद अचानक से उसको पानी गिर रहा है और ब्लीडिंग गिर रहा है, इट इज़ अ श्योर, आई थिंक 95% ऐसा है कि आइदर ये बच्चेदानी सीए इंडोमेट्रियम या फिर ये हुँ। सीए सर्विक्स, कैंसर सर्विक्स, दोनों में से किसी का ये लक्षण हो सकता है। वैसे केस में आपके गायनेकोलॉजिस्ट और गायनी ऑन्को सर्जन किसी के पास भी जाके मिल सकते हैं। ऐसा कोई आपका केस मैम जो बहुत अर्ली एज में आया हो और आपको भी मतलब उसको देख के लगा हो कि ये मतलब हैंडल करना मुश्किल था या इतनी अर्ली एज में थोड़ा आपको उसको देखकर यस वो यस हुआ आई कुछ थिंक ऐसा? अभी रिसेंट में तो सारे ओल्ड पेशेंट हैं, बट व्हेन आई वाज इन ट्रेनिंग इन जीसीआरआई अहमदाबाद, माय ट्रेनिंग इज फ्रॉम गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद। वहाँ पे मैंने शायद 35-40 ईयर्स के आसपास की एक लेडी थी जिसके बच्चे बहुत छोटे छोटे, आई थिंक 7-8 ईयर्स ऐसे वाले बच्चे थे। एंड शी वाज लाइक कि शी केम विद अ कंप्लेन ऑफ कि मैं जब अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ तो मुझे ब्लीडिंग होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग, कि जब कोई कॉन्टैक्ट में आता है तब ये ब्लीडिंग होता है। इसको बोलते हैं पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग। तो हमने जब उसको एग्जामिनेशन किया एंड वी सॉ कि उसका सर्विक्स बहुत अनहेल्दी था, वो क्लियर कट कैंसर नहीं था, इट वाज लाइक कि अनहेल्दी सर्विक्स था। हमने उसका पैप स्मीयर किया, उस वो भी एबनॉर्मल आया। अगर पैप स्मीयर एबनॉर्मल होता है तो हमारे पास एक दूसरा टेस्ट है दैट इज कॉल्ड कॉल्पोस्कोपी, जिसमें है कि हम सर्विक्स को, बच्चेदानी के मुंह को हम लोग कैमरा से देखते हैं। कैमरा से जो हम लोग को एबनॉर्मल एरिया लगता है वी टेक बायोप्सी एंड गेट द कंफर्म कि ये बीमारी है कि नहीं है। एंड वी डिड द हुँ, सेम प्रोसीजर इन दैट फीमेल एंड शी वाज डायग्नोज्ड and that CA cervix, and she underwent for, but the thing is she was in the early stage, she underwent surgery, she took the radiotherapy and she is doing well right now. दैट्स नाइस। इन इन कंपैरिज़न टू दिस मैम कितने परसेंट केसेज़ आपको लगता है ऐसे होते हैं जो कि ओवरकम कर जाते हैं इस सिचुएशन से? ओवरकम, देखिए कैंसर की चीज में, कैंसर के रिस्पेक्ट में दूसरी बीमारी से टोटली अलग है। इसमें हम हुँ, ओवरकम तो नहीं कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंट्रोल द डिजीज। जिस स्टेज में हमारे पास आया है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बट स्टिल इट डिपेंड ऑन द हिस्टोलॉजी, नेचर ऑफ द कैंसर, कि वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा। हर पेशेंट का रिस्पॉन्स अलग अलग है। कोई कोई पेशेंट 5-6 साल 10 साल भी जी जाता है और कोई पेशेंट 1 साल में ही वापस उसको कैंसर हो जाता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कैंसर या किसी और डिजीज में। दूसरे किसी डिजीज में ऐसा होता है कि दवाई दिए ठीक हो गया एंड दे कैन गो, पर इन द कैंसर हुँ, एक बार जो पेशेंट है शी इज लाइक लाइफ टाइम पेशेंट, बिकॉज शी हैज टू कम फॉर फॉलो अप टिल शी इज अलाइव। क्योंकि अगर आप फॉलो अप में नहीं बुलाएंगे, और कैंसर में रिकरेंस बहुत कॉमन चीज है। अभी हुँ, लगेगा कि कहीं कैंसर नहीं है, शी इज फाइन। आई थिंक इन बिहार आई एम सीइंग दिस थिंग, द पेशेंट थिंक कि अब मैं ठीक हो गया, अब वो डॉक्टर के पास नहीं है, दे विल नॉट कम फॉर फॉलो अप। अचानक से 6 महीने बाद आएंगे, मैडम मेरे पेट में पानी भर गया है या मेरे छाती में पानी भर गया है, एंड इट इज रिकरेंस, कैंसर वापस आ जाता है। बट सम ऑफ लाइक सीए सर्विक्स एक ऐसा कैंसर है जिसमें कि रिकरेंस का रेट थोड़ा कम है अगर हम अर्ली स्टेज में करते हैं तो। कैंसर में मुंह अगर आप देखें तो आई थिंक जिस्ट यही है कि वी हैव टू बी अलर्ट, वी हैव टू गो फॉर द स्क्रीनिंग, we have to catch hold the cases in the early phase, and we have अर्ली to स्टेज। take the full treatment and be on follow up. These are the 5 things that we have to do for this, for the cancer, to उसको रोकने के लिए। खत्म नहीं कर सकते हैं उसको। दे आर ओनली सम कैंसर्स इन द पीडियाट्रिक्स, बच्चे में है, जिसको कि क्यूरेबल डिजीज कहते हैं, वो क्योर हो जाता है। अच्छा। हुँ। तो मैम जैसे फ़ॉलो-अप की बात हम करते हैं तो फ़ॉलो-अप लाइक मैंने ऐसा देखा है कि आपने 1 साल, 2 साल, 5 इयर्स तक आपने फ़ॉलो-अप किया। बट देन देयर कम्स अ टाइम कि अगर आपका 5 इयर्स तक का या 7 इयर्स तक का फ़ॉलो-अप सही आ रहा है, देन यू टेंड टू फील कि वो हाँ, आई एम ऑल राइट नाउ। बट इन माय सिचुएशंस आई हैव सीन दैट इवन आफ्टर 30 इयर्स यस, अ, दैट इज द रीजन कैंसर व्हाट कैन व्हाट यू आर सेइंग कि आफ्टर 5 years 7 year वी से कि वो क्योर हो गया है। हाँ, हाँ, दीज आर लाइक थियोरटिकल डाटा कि हाँ अगर 5 years 7 years तक नहीं आया तो वी कैन से कि अब वापस नहीं आएगा, पर स्टिल इट कैन कम, बिकॉज बहुत सारी चीज माइक्रोस्कोपिक जो कैंसर्स होते हैं वो नोबडी नोज कि वो कब वापस से ग्रो कर जाए। इसीलिए पेशेंट्स, हम अपने सिनारियों में ऐसा रखते हैं कि जो भी पेशेंट है, वंस दे आर कैंसर पेशेंट, आप लाइफ टाइम हमारे पास, हाँ ड्यूरेशन ऑफ राइट, द फॉलो अप हम चेंज रखते हैं,
इनिशियली आप 1 मंथ पे आइए, देन यू हैव टू कम एट 3 मंथ, देन यू हैव टू कम एट 6 मंथ। पर ये 6 मंथ के इंटरवल को मैं कभी 1 ईयर नहीं करती हूँ, बिकॉज एट एवरी 6 मंथ यू कम। 6 मंथ इज टू मच to for the growth of any Something to cancer, for develop. the recurrence of any cancer. एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जैसे हमने अभी बात करी कि हाइजीन से रिलेटेड या जो भी आपने फैक्टर्स बताए, उसमें आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप, क्योंकि आप बिहार से हैं, बिहार के मैटर्स डील कर रही हैं, तो मैं आपसे स्पेसिफिक इंसाइट एक वहां का लेना चाहूंगी, क्योंकि यूजुअली देखा गया है कि अगर हम बिहार यूपी के छोटे एरियाज या रूरल एरियाज की बात करें, तो वहां पर हाइजीन एजुकेशन थोड़ा बैकवर्ड, थोड़ा सा हम Yes. कह सकते हैं Yeah, कि yeah. बैकवर्ड है। तो आपको लगता है कि वहाँ पर केसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू मॉडर्न सिटीज़, या यस यस यस, कैसे? जैसे लाइक मैं पटना में हूँ या बिहार में हूँ, तो इस ये मेरा बोलने का पर्पस यही है कि ये एक कारण है कैंसर का। जो लोग भी बिहार और पटना या यूपी कहीं से भी सुन रहे हैं, इसके लिए ऑफेंड नहीं होना है। दिस इज द थिंग कि ये गांव में ये चीज है। लोग नहीं समझते हुँ, हैं कि अगर हम गंदा रहेंगे तो इसके कारण इसका यह एक कैंसर का कारण भी बन सकता है। दैट इज द रीजन कि मैं इस पे फोकस कर रही हूँ। दिस हाइजीन इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप हाइजीन अच्छा नहीं रखेंगे तो आपको एचपीवी का इन्फेक्शन होगा। एचपीवी का इन्फेक्शन होगा हुँ, तो आप प्रोन हो जाएंगे कैंसर के लिए। ऐसे एचपीवी का इन्फेक्शन 100 में से 100 फीमेल्स को होता है वंस दे गेट सेक्सुअली एक्टिव। पर जिनका इम्यूनिटी अच्छा है, डाइट अच्छा है, उनमें इन्फेक्शन वॉश आउट हो जाता है। पर हुँ, जैसे कि अब हम लोग क्यों बोल रहे हैं लो सोशियो इकोनॉमिक, जो गरीब है उनको सही से प्रोटीन खाना, प्रोटीनिशियस खाना नहीं मिल पाता है, उनका हुँ, इम्यूनिटी कम होता है, वो एचपीवी को से नहीं लड़ पाते, वॉश आउट नहीं हो पाता है उनका इन्फेक्शन। In them, राइट। there is a persistent HPV infection, and this हुँ, persistent infection leads to either the early stage of precancerous stage of cervix or the cancer of the cervix. So obviously, जो भी लो सोशियो इकोनॉमिक एरिया है उनमें सीए सर्विक्स ज्यादा मिलेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। सो आई थिंक मैम दिस वाज़ वेरी इंसाइटफुल, और आपके एक्सपीरियंस से बहुत छोटी-छोटी, स्पेशली इस पॉडकास्ट में आपने बहुत छोटे-छोटे मैटर्स पे हमें बताया, एंड आई थिंक मैं जितने भी रिकमेंडेशंस आपने दिए वो बहुत स्पेसिफिक थे, स्पेशली वैक्सीन को लेकर और हाइजीन को लेकर। सो आई एम वेरी श्योर कि ये एक छोटा-सा पॉडकास्ट भी हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हाँ सो प्रेरणा, वी मेरा थैंक एक यू सो रिक्वेस्ट मच। है प्रेरणा जी, मैं चाहती हूँ कि अगर इस पॉडकास्ट पे किसी को भी अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछना है और हमारे पास अगर मल्टीपल क्वेश्चन कलेक्ट हो जाते हैं, तो वी कैन डू द नेक्स्ट पॉडकास्ट ऑन दैट क्वेश्चन ओनली, सो कि इस चीज का उनको बेनिफिट मिले। बिकॉज वो डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट ना कर पाए, तो आई थिंक दिस वीडियो से हम उनको फर्दर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एंड दैट मेरे वुड बी लिए भी बहुत अच्छा ग्रेट। एक्सपीरियंस है कि मेड्रिक्स ने मुझे इस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है। दिस इज वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी टू। Thank you so much, ma'am. It was really an honor to have you here, and definitely you have such a great experience that we would like to welcome you again to share Yeah, more things so sure. that we can help around the people. Okay, thank you. व्यूअर्स, हमें लगता है कि ये हमारा जो टॉपिक था ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक था, और डॉक्टर आशा ने हमें बहुत ही छोटे-छोटे हेल्थ टिप्स बताए हैं, जो हम सबके लिए, हम सब व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने डॉक्टर्स से ऐसी-ऐसी छोटे हेल्थ टिप्स आपके लिए आगे लाते रहें।